वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में सबसे पहली डेफिनेशन है वर्क। तो कौन बताएगा वर्क क्या होता है? व्हाट इज वर्क? बताओ। चैप्टर 6 साइंटिफिकली वर्क किसे कहते हैं? हम्म। हम्म। यानी कि किसी चीज को इधर से उधर रखना वर्क है। हम्म। एक लड़का एक बक्से को, जो कि 20 किलो का था, ये चलो आपने भी बाल्टी उठाई थी, इस बाल्टी को पकड़ के आप खड़े रहे बस एक जगह, मैंने कहा 5 मिनट खड़े रहो, तो आपने वर्क किया कुछ? क्यों? पर थोड़ी देर बाद ये थक गया और थोड़ी देर बाद ये बेहोश होकर गिर पड़ा, तो फिर जब इसने वर्क नहीं किया तो थका क्यों और गिरा क्यों? दैट इज माई क्वेश्चन। एनर्जी की बात नहीं कुछ भी है, एनर्जी को मत घुसाया करो जगह हैं? तो क्या किया वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा झगड़ा हो चुका है एक बार, एक आदमी ने स्टेशन से कूली को बुलाया, उसने कहा मेरा सामान लेके खड़े रहो बस ट्रेन आने तक, क्योंकि वो अपने सामान को ज़मीन पर रखना नहीं चाहता था, कुछ धार्मिक सामान होगा या कोई प्योर होगा। 30 मिनट बाद ट्रेन आई, 30 मिनट के बाद उसने कहा पैसे दो मेरे, कि उसने कहा पैसे क्यों दूँ, कि मेरे काम किया मैंने, कि काम तो आपने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वर्क जो होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट नॉट क्रॉस, पॉइंट टू बी नोटेड, और ये हो जाएगा एफ एस कोस थीटा, और आपका तो एस जीरो है, तो जब आपका एस जीरो है तो वर्क कितना होगा? जीरो। और ये बात पहुंच गई कोर्ट में, झगड़ा हो गया बहुत बड़े वाला, सारे कूली इकट्ठे हो गए और वो आदमी अपनी जगह सही था। कोर्ट में केस पहुंचा और कोर्ट में ये बात हुई फिर बाद में कि भाई एक साइंटिस्ट को बुलाया जाए जिसको फिजिक्स की नॉलेज हो। तो कोर्ट साइंटिस्ट नहीं मिला कोर्ट को, तो कोर्ट ने मुझे बुलाया फिर, और मैंने कोर्ट से कहा कि यस इस बंदे ने काम किया है, बट इसने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया। हाँ, इसने बायोलॉजिकल वर्क किया है। कौन सा वर्क किया है? बायोलॉजिकल वर्क। बायोलॉजिकल वर्क जिसमें हमारी मसल थक जाएं। तो कोर्ट ने मान लिया इस बात को, और चूंकि अगेंस्ट ग्रेविटी वो खड़ा रहा इंसान बहुत देर तक, और जब कोर्ट ने इस बात को मान लिया तो कोर्ट के मानने की वजह से उस आदमी को डबल पैसे देने पड़े और उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगा। तो फिजिक्स के हिसाब से यानी कि साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आई एम नॉट सेइंग इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे जनरली बोला जाता है 9th क्लास में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनटू यहाँ दो तरह के होते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। तो मैंने आपको वेक्टर पढ़ाने में बताया था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर नहीं आता, स्केलर आता है। बोथ आर वेक्टर्स f and s, but their result is scalar because due to of dot product. But if there are two vectors which are under cross product, their result is always a vector quantity. बताया था, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का एग्जांपल दिया था। सो वर्क डन क्या हुआ फिजिक्स के हिसाब से? वर्क लिखिए, when a force acts on a body, when a force acts on a body and the body moves through the same, and the body moves through some distance, and the body moves through some distance। जैसे आप शॉपिंग कार्ट लेते हो, मॉल में आप जाते हो कहीं भी, तो वो कहते हैं आपसे, हमेशा आप देखना कभी, वो कहते हैं सर ये ले लो, ये ले लो एकदम। देखा आपने बात, ये नोट करी कभी? अगर आप अपने हाथ में सामान लेके जा रहे हो, बेटा बातें मत करो, तो वो कहते हैं ये ले लो शॉपिंग कार्ट। क्यों कहते हैं ऐसा बताना? हो अगर आपके हाथ में 2-3 सामान हो तो एकदम आ जाएंगे आपके पास, सर ये ले लीजिए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वीआईपीनेस फील होगी, अच्छा हमारे लिए शॉपिंग कार्ट लेके आया है। एक्चुअली क्यों लाया बताओ? नहीं नहीं, वर्क डन को उनसे कोई मतलब नहीं है। नहीं भाई, उनको आपकी मेहनत से भी कोई मतलब नहीं है। अरे आप ज़्यादा सामान खरीदोगे फिर जब आपके पास ये गाड़ी होगी। देखो हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, मैं सामान लेने जाऊँगा, मैं घर से चला एक दिन, ये सामने ही वो है मोर का खाने वो दुकान जो है, तो मुझे लेना था सिर्फ एप्पल, 2 एप्पल लेने थे मुझे और एक तरबूज लेना था। तो मुझे लगा एप्पल 2 और तरबूज तो मैं हाथ में ले आऊँगा लिफाफे में, पर जब मुझे देखा, उसने देखा मेरे हाथ में तरबूज है तो उसे एकदम काट लिया वो लड़की। मैंने काट में तो रखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने काजू भी ले ली, फिर मैंने बादाम भी ले ली, फिर मैंने बिस्किट या पैकेट भी ले लिया, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, फिर मैंने आइसक्रीम भी ले ली, एंड द बिल वाज 2280 रुपीज़ समथिंग। कल की बात है, जबकि मैं लेने गया था सिर्फ एक तरबूज जो कि 80 रुपये का था और 2 एप्पल जो कि 100 रुपये के थे, ये 80 रुपये के थे शायद। सोचो कितना क्या जुगाड़ है,
जबकि छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये शॉपिंग कार्ट जो होती है, इस पर एक लड़का फोर्स लगा रहा है इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल, जो कि पॉसिबल नहीं है वैसे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो उसका फोर्स कितना है, F। तो गाड़ी चली है यहाँ से यहाँ तक, S डिस्प्लेसमेंट, S। तो वर्क डन कितना हो बताओ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम वेक्टर नहीं लगाते, बट मैं आपको वेक्टर लगाने की हैबिट डाल रहा हूँ, जिससे आप वेक्टर लगाते रहो हर जगह। इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। तो ये तो हुआ एक केस, यहाँ पर कोई थीटा वीटा है नहीं। स्पेशल केस क्या होता है, पढ़ने की आदत डाली, पढ़ते कैसे हैं। स्पेशल केस ये है कि भाई द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। इस बार फोर्स जो है एक एंगल पर लग रहा है थीटा पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके बीच का एंगल है। जब भी कोई आपसे थीटा बोले ना, टीचर या बच्चा कोई भी थीटा बोले कभी, या एंगल बोले, तो आप पूछना किसके बीच में है। किससे पूछना, अपने आप से। और टीचर है तो टीचर से। अगर आपने हैबिट डाल ली कि मैं तो हमेशा पूछूंगा किसके बीच का एंगल है, तो आप कामयाब हो जाओगे फिर लाइफ में, फिजिक्स के मामले में। चाहे आप नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो। क्यों देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम, या हम फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताना निहारिका। क्लोज सरफेस परपेंडिकुलरली, ये वर्ड छोड़ दिया आपने। मैं हमेशा कहता हूँ ये वर्ड मत छोड़ा करो। आपको याद थी? अच्छा, आप तो 12th में नहीं आए अभी, आप 11th में हो। तो ये थीटा जो है, अब जब फ्लक्स की डेफिनेशन लिखते हैं, याद करो फ्लक्स होता है E डॉट ds, याद है? आई टेक गारंटी 90% बच्चों को ये नहीं पता होगा थीटा किस किस के बीच में यहाँ पर, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा तो ये आता है E ds या S या A, E A cos थीटा, ए एरिया। अभी आप ध्यान मत दो। तो ये थीटा क्या है ये नहीं पता होता 90% बच्चों को। बताओ किसके बीच में एंगल है? ठीक है। और कैन यू शो द डायग्राम ऑफ एरिया वेक्टर? बना सकती हो बोर्ड पे? इसमें आने कोई दिक्कत तो नहीं है? रिकॉर्डिंग हो रही है, आ जाओ। आप तो पहली बार आ चुकी है, 2-3 बार आ चुकी है आप तो। आ जाइए, कम फास्ट, यू आर ए ड्रॉपर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रियली कि आपको याद है चीज़ें। यू आर ए ब्रिलियंट पर्सन। जल्दी आइए फास्ट। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, डलेगी, यूट्यूब पे जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? कोई तुम गलत काम कर रहे हो क्या जहाँ इसमें आओगे? पढ़ाई की तो बात हो रही है, आ जाओ। आपको मैं नया पेज दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बना दो। कुछ भी ले लो, मर्जी है आपकी। इस साइड, हाँ बना, वही बना लीजिए, ठीक है। मेक एनीथिंग, देख लो भाई ध्यान से। और आपको आता था डायग्राम? आप तो नहीं बोले एक बार भी कि मुझे आता है सर। नहीं, आने की बात नहीं, आपको आता है। घुमा फिरा के बातें क्यों करते हो? जितना पूछा जाए उतना आंसर दो। मुझे नहीं सिखाया, नहीं सिखाया वो बात नहीं है, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। द्रोण शिष्य अर्जुन बोला जाता था। क्या आप बुलवाते हो अपने आप को अनुराग शिष्य? कहाँ बुलवाया? तो फिर कहीं आपने इंट्रोडक्शन दिया मैं अनुराग सर का शिष्य हूँ? कहाँ पर दिया? घर में अपने? और कहीं बाहर दिया रिश्तेदारी में? अच्छा, देखा तो मुझे नुकसान कर रहे हो ना अब। तो ये तो अच्छी बात है, आप बताओगे तो मेरा फायदा होगा, मेरा आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा आपको। यही तो नुकसान होता है मेरे साथ। मुझे ये बात इसलिए नहीं, बहुत बच्चों ने बोल ली है सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, हम किसी को बताते ही नहीं, ताकि कुछ क्लास में बच्चे ही ना आए। बहुत बार, एक बार नहीं है। जबकि इससे मुझे कितना नुकसान हो रहा है आप सोच नहीं सकते। डीएस भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। हाउ? अपनी हथेली से करना मेरे सामने, इधर लाओ हथेली, ऐसे रखो हथेली को, सीधी रखो एकदम। हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो ये क्या चीज़ है आपकी हथेली, क्या है? सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है? निकल रही है बाहर, ऊपर को आ रही है, ठीक है। और एरिया वेक्टर कहाँ है? अच्छा, थीटा 0 दिखा रही हो आप, ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड, तालियां हो जाए इसके लिए। ये मैं अभी आपको पता चल जाएगा, अभी इस पर ध्यान मत दो। अभी वापस अपने लेक्चर पे आते हैं, है ना। तो अगर थीटा, द फोर्स एक्ट्स ऑन एन एंगल थीटा विद डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि देखो, आपको एक बात बता दूं मैं, ऐसी बातें होंगी जो आपको बहुत काम आएंगी। इधर देखो, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। ये तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लिख रहे हो? बात, हाँ, यह बात सच है कि लिखने से याद होता है, बट पीडीएफ में देख के घर पे लिख लेना। अभी पूरा फोकस करें,
जब पीडीएफ भेज दूंगा फिर आप लिखना मैं बैठ के, देखो आलस तो छोड़ना पड़ेगा, आलस आता है छोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखो इधर सब बच्चे, जब भी थीटा कहा जाए समझ जाना कि दो इसके वेक्टर की बात हो रही है उस टाइम। थीटा कभी भी दो स्केलर क्वांटिटी के बीच में नहीं होता, बात समझ रहे हो। और अगर वो स्केलर भी है तो उसके बीच में से हम वेक्टर निकाल कर उसको यूज करेंगे। हर स्केलर के बीच में एक वेक्टर भी होता है। बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ोगे आप 12th में। बायोट-सैवर्ट लॉ की बात करें तो बायोट-सैवर्ट लॉ में एक वायर लेते हैं बहुत लंबा, उस वायर का चूंकि वायर की लेंथ तो स्केलर है तो उसमें से एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम डीएल रखते हैं, और फिर यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर आर और इनके बीच का एंगल थीटा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा लेना पड़ेगा तो समझ लो आपको दो वेक्टर ही लेने पड़ेंगे, दो स्केलर्स के बीच में थीटा कभी नहीं होता। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, दो स्केलर के बीच में थीटा नहीं होता, दो वेक्टर्स के बीच में थीटा होता है। हाँ बेटा आप कुछ बोल रहे थे। पोजीशन वेक्टर आर, यहाँ पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पी के और ये जो डीएलएस के सेंटर में एक पॉइंट ओ है, इनको मिलाने वाला वेक्टर है पोजीशन वेक्टर आर, ओपी। मतलब ओपी वेक्टर इज बेसिकली आर, थीटा इज वेक्टर डीएल, ये डीएल इतना सा है बस, इतना सा तार की एक छोटी सी लेंथ को जो मैंने वाइट कर दी है ना बोल्ड में, ये डीएल है। सोचो ये डीएल वेक्टर एक, ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है ना कमाल। तो फिजिक्स की छोटी छोटी बातें ही आपको सीखनी पड़ेंगी, इससे ही आपको फायदा होगा। यही बारीकी होती है, नहीं कि रट रहे हैं डेफिनेशन रट रखी है फॉर्मूला, कुछ फायदा नहीं होगा। बोर्ड में नंबर आ जाएंगे नो डाउट, बट कंपटीशन में सवाल क्रैक नहीं होंगे। कंपटीशन में सवाल डायरेक्ट तो आते नहीं भाई, थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं। चलिए अब लड़के को लगा जो कि शॉपिंग कर रहा था कि यार मेरे से तो खिंच नहीं रही है, पुश नहीं हो पा रही प्रॉपर। मैं गया, ये मान लो शॉपिंग कर रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कि सर शॉपिंग कर रहा हूँ, देख रहे हो आप। मैं शॉपिंग तो ठीक है, ये पकड़ कैसे रखा है, ऐसे झुक के ऐसे कर रहा है, सीधा एकदम ऐसे चला रहा है उसको, देखो ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे झुक के ऐसे पुश कर रहा है ताकि हॉरिजॉन्टल फोर्स रहे। मैंने ऐसे क्यों कर रहे हो, कि सर वो 8th में मैडम ने बताया था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना चाहिए तो ज़्यादा वर्क डन होता है। बात तो ठीक है, लेकिन यार इसको झुकना पड़ रहा है सबके सामने से, कितना अजीब सा लगेगा ना, कोई आदमी झुक के ऐसे, इतना लंबा आदमी 6 फीट का, और उसको पुश कर रहा है ताकि फोर्स कैसे। अब खड़ा खड़ा लगाएगा, देखो थीटा बन गया, देख लो। अगर मैं खड़ा खड़ा फोर्स लगाता हूं तो क्या बन रहा है, थीटा। लेकिन अगर मैं ऐसे हो जाऊं, देखो हॉरिजॉन्टल हो गए, लेकिन मेरी टांगे मुड़ गई। अब सीधा हो जाऊं तो ये ऐसे, अब देखो, देख रहे हो, समझ रहे हो। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे पकड़ो, तो इसके दोनों हाथ मैंने यहां पकड़वा दी। और लगा सर वाह ये तो बड़ा इजीली जा रहा है, क्योंकि अब इसका जो फोर्स है वो और डिस्प्लेसमेंट, ये इनके बीच में कितना एंगल आ गया, थीटा। समझ रहे हो, तो इस तरह बनते हैं वेक्टर्स, मजाक समझ रखी क्या। तो अब मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास बुक है, कॉपी है, पेन है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, स्मार्ट बोर्ड। क्या है, स्मार्ट बोर्ड। तो यहां पर क्या लगाया, एफ, यहां पर सॉरी यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर लगा हुआ एफ, ध्यान दो इधर एंगल कितना है, थीटा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, डब्ल्यू कितना होगा, एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कोस थीटा। अब आप सोचोगे सर ये एफ एस कोस थीटा क्यों आता है, अगर आपसे कोई कहने लगे प्रूफ करो कि एफ एस कोस थीटा क्यों है, एफ एस साइन थीटा क्यों नहीं है, बताओ। अरे एफ एस साइन थीटा क्यों नहीं आ गया, क्योंकि सर डॉट में तो कोस आता है। क्यों आता है डॉट में कोस, भगवान ने बताया क्या टेलीफोन करके, बेटा कोस डॉट में कोस लिखना। हाँ हाँ सही जा रहे हो, बोलो, स्मार्ट तो आप हो। अरे भाई सिंपल सा फंडा था इसका, देखो हाँ, इसको मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा थीटा एंगल पर, तो इधर क्या आएगा, एफ कोस थीटा, निहारिका का फेवरेट कलर, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स का कंपोनेंट इसको आगे ले जा रहा है, कोस थीटा वाला, और ये क्या कर रहा है फिर, एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है इसके, किसको, वेट को। देख रहे हो आप, इसीलिए जब किसी को पुल करते हैं तो इजी रहता है, पुश करने पर इस केस में एफ साइन थीटा नीचे आ जाता है, मतलब वेट की हेल्प करता है। ये अलग से पढ़ाऊंगा आपको मैं कि पुलिंग इजी क्यों होती है पुशिंग की बजाय, ये भी क्वेश्चन आता है 11th में। तो वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। सो अगर आप भाई किसी चीज को ले जाना चाह रहे हो कहीं सड़क वड़क पर, तो आप पुल करो बजाय पुश करने के, तो आसान रहेगा आपको।
तो चलो W बराबर कितना हो गया, F और ये F कोस थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आया FS कोस थीटा, इसलिए यहां पर ये आया था एक्चुअली। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। अब लिखो, ये था हमारा वर्क डन का फंडा। तो केस 2 कब है, जबकि थीटा एंगल पर काम कर रहा हो डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्लियर समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों ले सकता, क्योंकि जब मैंने इसके कंपोनेंट डिवाइड किए तो एफ कोस थीटा आया इधर, और एफ कोस थीटा इंटू एस होता है एफ एस कोस थीटा, और कोस थीटा लाने के लिए डॉट ही करना पड़ेगा, साइन तो होता ही नहीं। इससे आया है, इसमें कंपोनेंट से आया है, ठीक है, कंपोनेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मारा तकड़े वाला, जल्दी नोट करो फटाफट। आज तो पानी पूरा भर जाएगा बाल्टी में, एसी घुटो पानी पी रहा है, क्योंकि हवा में वो है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, बारिश के बाद एसी बहुत पानी बनाता है। बनाता है क्या, उसको पानी मिलता है इतना। जल्दी बना लो फटाफट। अब लिखिए टाइप्स ऑफ वर्क, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क क्या होती है, देखिए वर्क इज ऑफ टू टाइप्स। हाँ, वर्क इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क, एंड जीरो वर्क, सॉरी 3 टाइप्स। वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो कौन बताएगा तीनों की डेफिनेशन, किस किस को पता है? तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाए तो नेगेटिव वर्क होता है, और जब cos थीटा 90 डिग्री पे होता है तो जीरो वर्क होता है। ओके, देखो इस तरह बनाते हैं नोट्स। देखो आज मैं तुम्हें नोट्स बनाना सिखा देता हूँ, चलो बातें ना करोगे समझ में आ जाएगा। वर्क डन की 3 टाइप होती है बेसिकली। पहली होती है पॉजिटिव वर्क, एक होता है निगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। तो जीरो को कभी जीरो लिखते थे, डिजिटल वाला, ये एक परंपरा है, नंबर्स में नहीं लिखा जाता। पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क ऐसे बनाते हैं। देखो नोट्स, नोट्स मतलब स्कूल के नोट्स आप ऐसे नहीं बना सकते, स्कूल वाले तो काट देंगे उसको। अपने घर के नोट्स आप ऐसे बना सकते हो। हाँ बोलो क्या, वेरी गुड। इससे, इनको मेमोरी मैप कहते हैं, इनसे चीज़ जल्दी याद हो जाती हैं। आपको हर टॉपिक का 1 पेज का मेमोरी मैप बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, उससे आप फिर जब भी एग्जाम होगा बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। पॉजिटिव वर्क क्या होता है बताओ? इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने अभी बताया था, मतलब जिधर आप फोर्स लगा रहे हो, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उधर आपका फोर्स कम से कम एक कंपोनेंट तो हो। ये नहीं कि आप फोर्स, देखो अगर एक पहाड़ पर, समझो बात को, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक पहाड़ पर एक काठ खड़ी है ऐसे, आप उस काठ को रोकना चाह रहे हो पुश करके, इधर इधर को पुल करके, लेकिन काठ फिर भी नीचे जा रही है। बताओ इसका क्या मतलब है? आपका वर्क डन कैसा है इसमें? जीरो, और सॉरी निगेटिव। अगर आपके फोर्स लगाने के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव वर्क डन। तो पहले डेफिनेशन लिख लो चलो। इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, if a force acting on a body has
A component in the direction of the displacement has a component in the direction of the displacement, then such type of work done is known as positive work done. Then such type of work is known as positive work. Such type of work is known as positive work. बोलो क्लियर समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? एग्जाम्पल पॉजिटिव का। बताओ कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ जो आपकी लाइफ में हो रहा हो, जो आपने किया हो। अच्छा ये बताओ, जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल होती है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है एम मास की और ये नीचे फॉल हो रही है जी के अंडर में, तो मोशन, ध्यान से देखिए, मोशन ऑफ अ बॉडी, अक्षर गायब क्यों हो रहे हैं, नोट किया आपने? अंडर ग्रेविटी। बताओ किसी बॉडी की अंडर ग्रेविटी मोशन को हम क्या पॉजिटिव वर्क डन मान सकते हैं? यस और नो? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। बताओ भाई। यस, एक्चुअली इट इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। अर्थ ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है अपने सेंटर की तरफ और अर्थ ऑब्जेक्ट नीचे ही आ रही है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। वो नेगेटिव वर्क डन हो गया, क्योंकि आप खींच रहे, आप फेंक रहे हो ऊपर, फोर्स लगा रहे हो ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, ठीक है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव। नहीं, हॉरिजॉन्टल तो मोशन हो ही नहीं रही है, आप हॉरिजॉन्टल मोशन क्यों ले रही है इसमें? ये तो मोशन इन द ग्रेविटी है। वर्टिकल मोशन लो, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव इन दिस केस, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। हाँ जी, ठीक है। हाँ, जब ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव है, तो ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क डन है। आपका तो वर्क डन खत्म हो गया। जब ऊपर जा रही है तो हमने जिधर फोर्स लगा उधर ही जा रही है ऑब्जेक्ट पे, सही तो है। ग्रेविटी के हिसाब से नहीं, एक हिसाब से देखा तो अपने, या ग्रेविटी के, ग्रेविटी के हिसाब से निगेटिव इस टाइम। ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव इस टाइम। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज निगेटिव इन दैट केस अंटिल द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड। यहाँ बहुत वो है लोचे, इसको समझना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बच्चों के लिए या किसी भी के लिए, इंसान के, कि पॉजिटिव निगेटिव वर्क डन क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। जैसे फ्लाईओवर होते हैं, ये सड़क है, ये फ्लाईओवर है, मोहन नगर फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर, गाजियाबाद के मोहन नगर का फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर में ये जो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप फ्लाईओवर पर चढ़ते हो बड़ा अच्छा फील कर रहे हो और उतरते हो आपको झटके लग रहे हैं, तो समझ लो इंजीनियर कोई पढ़ाई लिखाई वाला होगा, जुगाड़ वाला नहीं होगा। और अगर आप चढ़ रहे हो तो आपकी गाड़ी पलट रही है, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी, समझ लो वहाँ जुगाड़ वाले इंजीनियर काम कर रहे थे। क्योंकि ये तो फैक्ट है। मिस्त्री की बात होती है। हमारा मकान बन रहा है गाँव में, आज जो मिस्त्री काम कर रहा है इतना बढ़िया काम कर रहा है, मतलब उसने 2-3 बातें मुझे ही बताई एक्स्ट्रा और मैं इंप्रेस हो गया उससे। लेकिन जो पहले मिस्त्री था उसको पता ही नहीं था, वो उल्टे सीधे काम करता। छोटी छोटी बातों में ही आपको पता चल जाता है कि जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपने एक ट्यूशन लगाया, आपने वहाँ फीस कम दे दी, पर मंथ फीस है वहाँ 1200 रुपये, 1300, 1500, आप बड़े खुश हुआ हो। अनुराग सर तो एक साथ फीस लेते हैं, यहाँ तो मेरे बच गए 1000 रुपये, नहीं बचे। जिस उद्देश्य से आप गए थे वो तो होगा ही नहीं। हाँ, आपको मन लगा रहेगा 1 साल तक पूरा। पर ये जो टीचर होते हैं इस तरह के, ये ऐसे कलाकार होते हैं कि ये इस तरह पढ़ाते हैं साइकोलॉजिकली कि आप फेल होने के बाद भी कह रहा हूँ मैं, आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो फेल होने वाले बच्चे नहीं हो। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके पढ़कर, वो भी कभी ये नहीं कहते कि हमारी उनकी गलती, वो कहते हैं हमारी गलती है। वो ऐसा साइकोलॉजिकल दिमाग कर देते हैं बच्चों का, क्योंकि आपकी एज के बच्चों को बहकाना बहुत ईजी होता है। 11-12 के जो बच्चे होते हैं, 9 to 12, ये बहुत ही
फ्रिजाइल एज होती है, इसमें अच्छी चीज़ें गलत लगती हैं, गलत चीज़ें अच्छी लगती हैं, और हमेशा होता है ऐसे ही, सबके साथ होता है। जैसे आपको अपने पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा आता हो कई बार, लेकिन जब आपको अपने पेरेंट्स से बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, उसी टाइम आपके पेरेंट्स ज़्यादा ठीक होते हैं, पर वो आपको पता चलेगा 10 साल बाद, अभी नहीं चलेगा। ये एज ही ऐसी होती है, इसमें आपकी गलती नहीं कह रहा हूँ मैं। और वो टीचर उस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि वो खुद बैक बेंचर है एक्चुअल में। ज़्यादातर टीचिंग लाइन में जो लोग हैं वो बैक बेंचर हैं, मतलब 3rd क्लास 2nd क्लास बस। बहुत टॉपर लोग टीचिंग में नहीं आते हैं, ये तो आपको पता होगा। मैं एक्सीडेंटली फंस गया, मैं भी फंस ही गया अपनी गलती से, बेवकूफ़ी से। पैसे आते थे जेब में, बीएससी कर रहा था मैं फर्स्ट ईयर, आपकी एज में था मैं, निहारिका। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में होती इस टाइम, अगर आप एडमिशन लेती तो उसी एज में था, सोचो मैं। अब ट्यूशन के पैसे आ रहे हैं, जेब भरी पड़ी है, इधर भी 800 रुपये, इधर 2000 रुपये, उस टाइम 2000 रुपये मतलब अब के 20,000 रुपये। तो लालच बढ़ता चला गया। एक बैच बनाया शुरू में कि आईएएस की तैयारी करूँगा, एक बैच पढ़ाऊँगा। फिर 2 बैच बना लिए, बच्चे भर गए कोचिंग में। यंग था एकदम, यूथ, और एनर्जी थी बहुत ज़्यादा, और मतलब बच्चे एकदम आ गए। कोचिंग का नाम रखा ऑक्सफोर्ड कोचिंग, मुजफ्फरनगर में। और मेरे पास 800 रुपये होते थे, मैं 800 रुपये लेके बैंक जाता था, चलो जमा करने जाता हूँ। पीएनबी पहला बैंक मेरा, अकाउंट नंबर तक याद है आज तक, पंजाब नेशनल बैंक। तो वो मेरे हंसते थे मुझे देख के, वो अंकल जमा बैठे रहते थे, अरे 800 रुपये जमा करने आया। कभी मैं 200 रुपये जमा करने जाता था, फीस मेरी 200 रुपये महीना थी उस टाइम। मतलब मुजफ्फरनगर के टॉप टीचर ले रहे थे 150 रुपये, मैं ले रहा था 200 रुपये। इतना पागल था मैं, और एडवांस लेता था मैं, वो सब बाद लेते थे। वो जो लालच बढ़ता चला गया, फिर मैं कोचिंग में ही फंसा रह गया बस। ना मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ, और छोटी जॉब मैंने कभी ट्राई नहीं करी। हाँ, मैंने पीजीटी का फॉर्म भरा, पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं 12वीं को, यूपी के जो कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज बोलते हैं उनको, उसमें मैंने पढ़ा 2 बार, दोनों बार मेरा सिलेक्शन हो गया। एक बार लखीमपुर खीरी मिला, एक बार बहुत दूर भेज दिया, लखनऊ से भी आगे मैं छोड़ के, बलिया छोड़ के आ गया मैं, क्योंकि वहाँ का इलाका मुझे पसंद नहीं आया। वहाँ अजीब सा ही लगा था, गाँव में पोस्टिंग थी, एक महीने जॉब करी, छोड़ दी। ये बात हमारे घर में नहीं था किसी को, किसकी सरकारी जॉब 2 बार लग चुकी है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गई बस। सोचिए, एक बंदे की गवर्नमेंट जॉब लगना आजकल कितनी बड़ी बात है भाई। मेरी 2 लगी, 2 छोड़ दी मैंने। और वहाँ के जो प्रधान जी थे गांव के, राजपूतों का गांव था, वो ठाकुरों का, बहुत प्यार करते थे वो। क्योंकि मैंने देखा जो राजपूत लोग होते हैं ना, मेहमान नवाजी बहुत तगड़ी करते हैं। तो वो तो भाई अरे आप हमारे घर ही खाना खाना, मतलब उनकी जिम्मेदारी थोड़ी थी। उनके गाँव में जाता था मैं, बलिया से काफ़ी दूर था इस कॉलेज, तो वो खाना खिलाना सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं वहाँ। बहुत बड़ी गलती करी, सरकारी जॉब होती है। ये बात समझ में आई जब मेरी लॉकडाउन लग गया। अच्छा भाई, ये होती है गवर्नमेंट जॉब। भाई फिक्स सैलरी तो आएगी, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग सरकारी जॉब में जाने के बाद बेकार हो जाते हैं, उनका दिमाग ठप हो जाता है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करते ज़्यादा। ये भी फैक्ट है। तो आप लोग सरकारी जॉब करना, लेकिन अगर आपका मन है, अगर आपको देखो फिक्स इनकम चाहिए अपनी, और एक अच्छी सी लाइफ चाहिए बैलेंस्ड, 9 to 5, फिर घर आगे बच्चे बीवी रिश्तेदारी, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ग्रो करना है ना, फिर आप प्राइवेट जॉब करना, या प्राइवेट काम करना अपना कोई बिजनेस। और सरकारी जॉब में फिर या तो आप बड़े ऑफिसर हो तभी आप रिश्वत मिलेगी आपको, रिश्वत भी लेते हैं लोग बहुत सारे, तब तो बहुत पैसा आएगा आपके पास। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग तो दिन में ही लाखों रुपए कमा लेते हैं गवर्नमेंट के। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही वीडियो। कई डिपार्टमेंट ऐसे दिन में लाखों रुपए जेब भर जाती है उनकी पैसे में, वो उनका पैसा थोड़ी करप्शन का पैसा है। पर मुझे लगता है ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भारी पड़ता है फिर बाद में। पता नहीं कोई कितना दुखी होकर दे रहा है, भाई कोई खुशी से दे रहा है तो अलग बात है, पर ज़्यादातर लोग दुखी होकर देते हैं, फिर गाली भी देते हैं, साला लूट रहा है, मरेगा, कीड़े पड़ेंगे इसको, ऐसे बोलते हैं लोग। तो बिजनेस करो भैया अपना और आगे बढ़ो। बट हाँ, मैंने मेहनत बहुत करी लाइफ में, मतलब बहुत छोटी ऐसी मेहनत करी मैंने। जब बच्चे, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ नहीं जी, जो मजे की लाइफ होती है ना, सब था मेरे पास, पैसे थे। आप यकीन करो कि बीएससी सेकेंड ईयर में किसी के पास 6 लाख रुपए हैं उस टाइम, 10-12 साल पहले 6 लाख रुपए होना किसी लड़के के पास। एज कितनी, 18-19 साल की एज, 6 लाख रुपए बैंक में थे मेरे। उस टाइम मुजफ्फरनगर में 250 गज की कोठी मिल रही थी 7 लाख में मुझे, बनी बनाई। अब उस कोठी की कीमत 1 करोड़ रुपए, इससे भी ज़्यादा। और मैं इतना बेवकूफ़ था, बैंक में रखता था, वो कोठी ले लेता। वो दे रहे थे मुझे, ले लो आप 1 लाख बाद में दे देना। मैं डरता था, नॉलेज नहीं थी। 250 गज की कोठी, अब उसमें एक बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं वहाँ, और बहुत उसमें रहते हैं, कितनी बड़ी कोठी उनके पास। सोचो मेरे पास उनके पैसे थे उस टाइम, ट्यूशन पढ़ा कर साइकिल पे जाता था पढ़ाने, किसी के यहाँ घर जा रहा हूँ, कोई मेरे घर पे आ रहा है, मतलब जो भी पॉलिटेक्निक मेहनत करता था बहुत मैं।
पर ये लाइन उतनी अच्छी है नहीं, इसमें फंस जाता है इंसान, फिर वो कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाता। जैसे मुझसे जो मिलता है कहता तुम आईएएस बनना चाहिए था तुम्हें, इवन मुझे आईएएस ही मिलता है कहता तुम्हें तो आईएएस बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया मैं, क्योंकि मैंने एफर्ट, ये नहीं कि रिजर्वेशन की वजह से मैं जनरल कैटेगरी में हूँ। हाँ ठीक है, जनरल के लिए मुश्किल होता है, बट जनरल भी बन रहे हैं। अरे बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग भी तो बन रहे हैं भाई, मैंने उतनी मेहनत ही नहीं करी। वाई शुड आई ब्लेम रिजर्वेशन? मेहनत नहीं करी मैंने। जो भी काम करो मेहनत से करो पूरी, छोड़ो मत बीच में उसको। कुछ भी करो पूरी जान लगा दो उसके अंदर, आधे अधूरे मन से कुछ भी करोगे सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। हाँ भाई, महादेव ही नहीं कह दिया कि इसको करो कामयाब करो इसको, कभी कुछ ऐसा हो गया तथास्तु, आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो और वो उस टाइम महादेव ने आप पे ध्यान दे लिया, मतलब ईश्वर ने जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने बोल दिया, मस्ती के मूड में थे तथास्तु, वो तो फिर आपका सिलेक्शन होना ही, फिर तो कोई नहीं रोक सकता। फिर तो आप तुक्के मारोगी ना, अब आपका नीट में होगा ही, एम्स में होगा फिर तो। पर वो बहुत लाखों में एक केस होता है। कोई आप करोगे ऐसे, जय माता दी, बी भर दिया, पता लगा वही सारे आंसर ठीक थे और आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसा होता है, कभी भी होता है। और मैंने जनरली सिर्फ सारे पेपर ऐसे ही दिए, तुक्के से ही, पर नहीं हुआ मेरा। नहीं, मैं कहता हूँ ऐसा होता है, कभी कभी होता है ऐसा, चमत्कार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कम। तो चलो, एक लड़का साइकिल पे जा रहा है इस फ्लाईओवर के ऊपर, ये साइकिल है उसकी। अब आप मुझे बताना, जल्दी बताओ, लड़का जब साइकिल पे ऊपर जा रहा है तो उसका वर्क डन कैसा है? जब वो अपनी जान लगा रहा है, पैंडल लगा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो उस पर लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा। ऊपर साइकिल पे जाते हुए लोड पड़ता है, लेकिन ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो उस टाइम? और साइकिल से नीचे आने पे मजा आता है, पर जा कहाँ रहे हो? तो अगर स्टूडेंट लाइफ में तुम्हें मजा आ रहा हो किसी काम को करने में, तो समझ लो आप कहाँ जा रहे हो? नीचे नीचे। और अगर आप पे लोड पड़ रहा हो तो समझ लो आप कुछ अचीव कर रहे हो लाइफ में, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। P बराबर कितनी होती है? mgh। फिजिक्स भी बोल रही है बात। तो जिस काम में मजा आए समझ लो तुम कुछ खो रहे हो उस टाइम। अब इसका मतलब थोड़ा बारीकी समझना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप खाना खा रहे हो, आपको खाना अच्छा लग रहा है तो मजा आ रहा है, तो सर मैं कुछ खो रहा हूं ना। समझ गए हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो ना? ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता। तो ज्यादा मजे मत लो अगर अचीव करना है कुछ। जितना आप तप करोगे ना, तप जितना अपने आप को तपाओगे, कष्ट में डालोगे, उतना ही फायदा होगा तुम्हें अभी। और इसीलिए पढ़ाई लाइफ के शुरू के 25 सालों में करवाई जाती है। क्यों? हम बचपन से जवानी तक क्यों पढ़ते हैं, बुढ़ापे में क्यों नहीं पढ़ते? एनर्जी चाहिए पढ़ने के लिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब होती है? ये वाले टाइम में। इसीलिए आपको शुरू में ही पढ़ाया जाता है, समझ रहे हो? और मजे लेने का टाइम कौन सा है? 25 साल से 45-50 साल की एज तक। बच्चे, बीवी, अचीवमेंट्स, पैसा जोड़ना, सब इन्वेस्टमेंट्स। और 50 साल से बाद क्या है? रेस्ट का टाइम। असली लाइफ तो यही है। फिर तो वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ कहीं पैसे कमा के, मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए। यस और नो? अभी मेहनत तो कर लो, नहीं तो फिर भाई इधर उधर मांगना पड़ेगा किसी से, भाई दे दो यार थोड़ा सा, है ना? चलो, तो अब हम पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहे थे और निगेटिव वर्क डन पे आते हैं। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन के कुछ एग्जांपल्स हैं। 6.2 पेज खोलो जल्दी, और सेकंड एग्जांपल पढ़ो जरा जल्दी, फास्ट पढ़ना बेटा। पढ़ो, आप पढ़ो। तो जब घोड़ा चलता है तो घोड़ा चलता कैसे है? घोड़े चलने का भी एक पूरा साइंस है। हॉर्स कार्ट का भी एक साइंस है पूरा। हॉर्स कार्ट में क्या होता है? देखो, ये हॉर्स कार्ट है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है जैसे इसकी है चेले की हमारे। तो हॉर्स कार्ट में इनको बोलते हैं बम, इनको बम बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में, बम। तो यहाँ पर घोड़े को खड़ा किया जाता है, ये घोड़े की पूंछ है और ये उसके पैर है, और घोड़े का ये पेट है, ये इसकी गर्दन है, ये उसका मुंह है, ये उसके कान है, ये अगले पैर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब घोड़े के अगले पैर भगवान ने ऐसे ही बनाए हैं। देखो, घोड़े के पैर सीधे नहीं होते, घोड़े के पैर होते ही ऐसे हैं। क्यों? ताकि वो जमीन को पुश करे। घोड़े को भागने के लिए बनाया गया एक्चुअल में। यहाँ थोड़ी थाई होती है उसकी, तो घोड़े को भागने के लिए बना। और यहाँ पर एक वो डाल देते हैं, कोई रस्सी का कपड़ा लपेट के, और यहाँ भी एक रस्सी बांध देते हैं नीचे से, और इसके एक नाक में वो डाल के यहाँ से जो ड्राइवर होता है वो कंट्रोल करता है उसको। तो भाई घोड़े के पैर मुड़े हुए क्यों होते हैं? हमारी तरह क्यों नहीं होते? हमारे पैर सीधे हैं। एक्चुअली वी आर नॉट मीन टू बी रनिंग, हम बहुत तेज दौड़ने के लिए नहीं बने हुए हैं।
हमें उसके लिए भगवान ने दिमाग दिया, हमने एरोप्लेन बना लिए, हमने रॉकेट बना लिए, हम एक गाड़ी में बैठ के जंगल के बीच में शेर के पास से निकलते हैं, शेर देखता रहता है, साल एक बार नीचे उतर जा फिर देखता हूँ तुझे, पर हम आराम से ऐसे चिढ़ाते भी ऐसे भी करते हैं, और शेर मन महसूस के रह जाता, बेटा एक बार निकल जाए इसमें से, पिंजरे में जरा बाहर। सफारी जाली लगी होती है, तो ये दिमाग है हमारा, हम शेर के बीच में से निकल रहे हैं, और हम पहले क्या करते थे, हाथी के ऊपर बैठ जाते थे, हाथी के ऊपर बैठ के शेर का वो करते थे शिकार, जंगल के राजा का शिकार हम जंगल के सबोर्डिनेट के ऊपर बैठ के करते थे। दिस इज अवर ब्रेन, क्योंकि शेर जनरली हाथी पर हमला नहीं करता, जनरली हाइट एक तो, और उसकी सूंड वूंड लग गई तो ऐसे फैल जाएगा वो शेर। शेर की ताकत तो फाड़ने में है ना, फाड़ देता है और चीज को, वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इंसान दिमाग है तो हमारी टांगें सीधी हैं, बट कुछ लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, हुसैन बोल्ट बेस्ट रनर, उसकी टेक्निक है, उसने अपनी बॉडी को ऐसा कर लिया। पर घोड़े की टांगें देखो आप, अब घोड़ा करता क्या है भाई, घोड़ा ऐसे पुश करता है जमीन को, तो घोड़े की मान लो एक टांग का फोर्स एफ है, तो अब जमीन को पुश किया तो जमीन ने इस पर रिएक्शन मारी, जमीन तो रिएक्शन देगी, ये हमारी धरती माता है, यहां पर पुश हुआ, यहां पर रिएक्शन मिली आर, आर बराबर क्या होगा एफ, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा था, ये क्या आएगा आर कोस थीटा, और इधर क्या आएगा आर साइन थीटा, और इधर क्या होगा एम जी, और आर कोस थीटा आगे लेके जाएगा, आर साइन थीटा वेट को थोड़ा सा कम कर देगा, अब इफेक्टिव वेट घोड़े का कितना हो जाएगा एम जी माइनस आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा तो एक पैर का है, और भी पैर हैं चारों पैर मारेंगे पुश, तो ऊपर आर साइन थीटा आर साइन थीटा आर साइन थीटा आर साइन थीटा 4 आर साइन थीटा, घोड़े का मास m है गाड़ी सहित टोटल, तो घोड़े को कितना वेट फील होगा एम जी माइनस 4 आर साइन थीटा। तो उसको दो फायदे हो रहे, एक तो पुश कर रहा है तो आर साइन थीटा उसी को वेट कम करवाने में मदद कर रहा है, प्लस आर कोस थीटा प्लस आर कोस थीटा 4 आर कोस थीटा क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड फोर्स। दैट इज द साइंस बिहाइंड घोड़ा गाड़ी। बोलो क्लियर। और इसका तो कोई फंडा नहीं है, तो खींच रहा है ऐसे, अब कहोगे इसका वेट पड़ रहा है, इसका वेट तो नीचे है और इसकी रिएक्शन तो ऊपर है, तो बैलेंस हो गया इधर का, तो हाँ इस हिस्से का थोड़ा वेट इसके ऊपर पड़ेगा, दबाएगा इसको, दबाएगा वो उसको ऐसे रखेगा, फिर समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, किस किस को समझ में आ गया बताओ। बैटरी सेवर ऑन, बैटरी तो ओह ओह अभी बंद हो जाता सब कुछ। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या। चलो तो ये हो गया। अब निगेटिव वर्क डन का एग्जांपल लेते हैं। निगेटिव वर्क डन बताओ क्या होता है। निगेटिव वर्क डन इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या फोर्स, अप्लाइड फोर्स। पूरी बात लिखा करो, अप्लाइड फोर्स। तो भाई इसको हम थोड़ा बबल में कर देते हैं, अलग कलर में, ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसका एग्जांपल तो जरा, अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो अप्लाइड फोर्स की, इसका एग्जांपल दे तो जल्दी। एक डेफिनेशन लिख लो पहले तो निगेटिव वर्क डन की, लिखो। निगेटिव वर्क बोलो। नहीं मैं बताऊंगा। इफ अ कंपोनेंट of the applied force if a component of the applied force is in opposite direction of the displacement, then such type of work is known as negative work done. Such type of work is known as negative work done. चलो एग्जांपल दो इसका अपने आप।
अपने दिमाग से एग्जाम्पल दे दो। मैं नहीं बताऊंगा इस बार। सर टग ऑफ वॉर में हम्म, एक साइड ज़्यादा फोर्स लगा रही है, हाँ दूसरी साइड कम लगा रही है, ठीक है, तो जो कम लगा रही है समझ गया। उसका नेगेटिव। हाँ, टग ऑफ वॉर में जो टीम हार रही है उसका सारा वजन क्या हो रहा है? निगेटिव। क्या बात है, ग्रेट एग्जाम्पल। लिखो इस एग्जाम्पल को, लिखो अपने अपने दिमाग से एक एक एग्जाम्पल लिखो, अलग अलग, सबका अलग। इसका टग ऑफ वॉर का हो गया, तुम अपने दिमाग से लिखो। ये वाला एग्जाम्पल यूज नहीं कर सकते आप, मतलब ये भी लिख लो क्योंकि अच्छा है, लेकिन आपको अपना एक एग्जाम्पल अलग लिखना है, और आपको भी दो, सब बच्चों को दो दो एग्जाम्पल अलग अलग देने हैं मुझे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। गाने पे ध्यान मत दो, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। गाने का मुझे शौक है, मतलब मैं गाना गा के अपनी एनर्जी बढ़ाता हूँ। सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना, कुछ टीचर सुट्टा मारते हैं, कुछ दारू पीते हैं, मैं क्या करता हूँ? गाने गाता हूँ। राहों में उनसे, जल्दी करो जल्दी करो। निगेटिव वर्डन का एग्जाम्पल नहीं पता क्या तुम्हें? हाँ एक बता दो ना। अरे नालायक बच्चों, अच्छे बताओ। ये एक बॉल है, इधर देखो सब बच्चे, ये क्या है? एक बॉल। इस बॉल को मैं, मतलब चलो एक आसान एग्जांपल देता हूँ। इस बॉल पर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ F, और ये एंगल कितना है? थीटा, और ये बॉल जा रही है इस डायरेक्शन में। बताओ मेरा वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव? पहले सारे कंपोनेंट ठीक कर लो, कर लो, इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लो फोर्स के, अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ। शाबाश, करो करो, आसान क्वेश्चन है। नेगेटिव कैसे? देखो ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो क्या होगा? 180 माइनस थीटा। तो इधर क्या बनेगा? F कोस 180 माइनस थीटा। इधर क्या बनेगा? F साइन 180 माइनस थीटा। 180 पर चेंज नहीं होता तो F कोस थीटा बनेगा ये, और ये क्या होगा? F साइन थीटा। वर्ड डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? फॉरवर्ड। सर 180 पे तो कॉस माइनस में हो जाता है। माइनस तो कोस 180 माइनस थीटा नहीं, AS 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सेकंड में साइन को हाँ माइनस हो जाएगा। तो इस केस में तो फिर F कोस थीटा तो इधर ही आ रहा है। और ऊपर हो जाएगा साइन अच्छा थीटा इधर ले लो, चलो कोई बात नहीं, थीटा इधर ले लेते हैं। अब तो ठीक है, हमें एफ कोस थीटा इधर दिखाना है, इसको काट दो अभी, तो एफ साइन थीटा ही बचा है। अब ठीक है, तो एफ कोस थीटा इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन क्या हुआ? निगेटिव। तो वन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज एफ कोस थीटा इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज नोन एज निगेटिव वर्क डन। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करो प्यारे बच्चों। फोर्स ये लग रहा है ऊपर की तरफ खींच रहा है, पुल हो रहा है, पुल हो रहा है। जी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये गाड़ी है, इसका इंजन इधर काम कर रहा है, आप इसको पीछे खींच रही हो, आपके पिल्ले को भी उठा के ले जा रहा है गाड़ी वाला, आप उस गाड़ी को खींच रही हो, गाड़ी फिर भी आगे जा रही है, तो आपका वर्क डन क्या हुआ? कौन सा फोर्स? गाड़ी का फोर्स थोड़ा ही ले सकती हो आप, आपको तो अपना फोर्स लेना है। वर्क डन बाई यू इज निगेटिव, वर्क डन बाई फोर्स एफ इज निगेटिव और नॉट? टेल मी, यू डोंट कंसिडर अदर फोर्सेस, ठीक है? क्वांटाइज का क्या मतलब होता है? क्वांटाइज का मतलब जिसको आप नंबर्स में, जैसे फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन में ना हो जो, जैसे इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज़ का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं, प्लस माइनस,
ठीक है, दिस इज क्वांटाइजेशन। आपके पास शार्पनर है? होगा पक्का। नहीं है, घोर आश्चर्य। ये आर्ट क्लास गया था तो होना चाहिए। हाँ, तेरे पास तो होना चाहिए, तू तो आर्ट का स्टूडेंट है। यू आर ए स्केचर। अच्छा, इसकी कोचिंग भी होती है क्या? जेई का अच्छा, गुड, स्मार्ट बॉय। ठीक है, निगेटिव वर्क डन हो गया। तो निगेटिव वर्क डन भी हो गया। और जीरो वर्क डन क्या होता है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं आपको? सर मैं बताऊँ, बताओ। एक कुली हॉरिजॉन्टल उस पे चल रहा, वो तो तुमने मेरा एग्जांपल ले लिया। आप कुछ नया नहीं सोच सकते क्या अपने दिमाग से? बताओ। अरे बच्चों, एक बात बताओ मुझे, ये कौन सा फोर्स लगा हुआ है बता दो बस। ऑब्जेक्ट का इधर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सर्कुलर पाथ पर एक ऑब्जेक्ट घूमती जा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ पर है। ठीक है, अब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगा हुआ है? पीछे की तरफ। सो द टोटल वर्क डन इज, जो वर्क डन हो रहा है वो तो इस तरह हो रहा है, तो इसमें जो वर्क डन है, क्या उसका कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? वर्क डन फोर्स कौन सा है इसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो। लिख लो, वर्क डन, बाहर कौन आया देखो, बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, देख क्या ना बेटा, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। चलो ठीक है, बैठ जाओ। सर्कुलर मोशन इज जीरो। क्लियर समझ में आ रहा है? स्टेयर्स पे ऊपर जाते हैं तो वर्क डन निगेटिव होता है। क्यों? क्या बात कर रही हो? जीरो क्यों होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसमें हो रहा है। अच्छा, वैसा कह रही है वर्टिकल वर्क डन, वर्क अंडर ग्रेविटी जीरो हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं वहीं के वहीं पहुंच रहे हैं ऊपर, है यही कह रही हो आप? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो है। हम्म स्टेयर से जुड़ना नेगेटिव नहीं हुआ क्योंकि फोर्स हमने नीचे लगाया है और लगा हम ऊपर है। दोबारा बोलो। जब स्टेयर्स चढ़ते हैं हाँ तो फोर्स पैर का तो नीचे जा रहा है ना, ठीक है, और हम ऊपर जा रहे हैं समझ गया, तो नेगेटिव नहीं हुआ। एक हद तक हुआ। उसको मैं अलग से कंसीडर करूंगा। नोट कर लिया आपने ये सब? नहीं, चलो ठीक है।